रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई। दीदी, मैं जल्द ही मां बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा। क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। 1 सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी। इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो। क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के। फिर वे सब खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए। श्वेता को अब कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास सरला अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल कर रही थी और हर काम में उसकी मदद भी कर रही थी। ये देखकर भूतनी बहुत खुश हुई। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। अब तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मिलना चाहूंगी तो आ जाऊंगी। और भूतनी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद सरला अपने गांव जाने के लिए कहने लगी। रामू, श्वेता, बच्चों, अब मैं वापस जाऊंगी। खुश रहना। कुछ दिन और रहती माँ जी।
तुम्हारे ससुर गांव में अकेले रह रहे हैं, मुश्किल हो रही होगी। बुरा मत मानो, मैं फिर आ जाऊंगी। सरला वापस अपने गांव चली गई। अगले दिन श्वेता ने भूतनी बहन के लिए सभी पसंदीदा व्यंजन तैयार किए। 10 दिन में वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। बहन 10 दिनों हो गए, मेरी सास भी जा चुकी है, आप आ क्यों नहीं रही हैं? वो टेबल पर सभी व्यंजनों को रखकर बैठ गई और फिक्र करने लगी। तभी रामू ऑफिस से आ गया और उन सभी व्यंजनों को देखा। श्वेता, तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों तैयार किए हैं? तुम्हारे लिए? मेरे अकेले के लिए इतने सारे? मैं क्या राक्षस हूँ? श्वेता, अगली बार इतना सारा बिल्कुल नहीं बनाना, ये बेवजह अन्न की बर्बादी करना है। रामू ने श्वेता को हल्की सी डांट लगा दी। श्वेता और दुखी हो गई। उसने रामू को सब कुछ बताने का फैसला किया। मैं तुमको एक राज बताना चाहती हूँ रामू। राज? बताओ। हमारे घर में एक भूतनी है। क्या? भूतनी? हाँ रामू, लेकिन एक बहुत अच्छी वाली। वो मेरी मदद करती हैं। मददगार भूतनी? कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही हो आज तुम? मैं जो कह रही हूँ वो सच है रामू, सारे व्यंजन उनके लिए थे। तो कहाँ है वो? कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं। कम ऑन श्वेता, ये सब तुम्हारी कल्पना है, इसके बारे में सोचना बंद करो, चलो सोते हैं। लेकिन श्वेता भूतनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय, श्वेता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखना। और रामू ऑफिस चला गया। मुझे बाहर जाकर भूतनी बहन की तलाश करनी होगी। वो घर से बाहर निकल गई और उसे खोजने लगी। वो काफी देर तक तलाश करती रही, लेकिन भूतनी नहीं मिली। निराश होकर श्वेता घर जाने लगी तो उसने किसी को पेड़ पर कराहते सुना। वो उस पेड़ के पास गई तो उसे सफेद रंग में कोई दिखा। बहन! श्वेता की पुकार सुनकर भूतनी पेड़ से नीचे आ गई। श्वेता को देखकर भूतनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ दीदी, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? श्वेता, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज बुखार है। मैं तुम्हारे घर आकर तुमको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं आई। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलिए हम घर चलते हैं। तुरंत ही श्वेता भूतनी बहन को लेकर घर गई। फिर श्वेता ने बताया कि उसने रामू से उनके बारे में कह दिया है। उसने दवा भी दी और मनपसंद भोजन भी कराया। श्वेता, मैं तुम्हारी इस सेवा को कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा मत कहो दीदी, रामू अब ऑफिस से आ जाएगा, तुम यहीं कहीं छिप सकती हो। फिर भूतनी वहीं कहीं छिप गई। इसी बीच रामू घर आया और खाना खाने बैठा। फिर उसने श्वेता से मजाक में पूछा, आई कि नहीं तुम्हारी अच्छी वाली भूतनी बहन? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता और रामू सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तुरंत वे उठे और चारों ओर देखा। उनके घर में 2 चोर घुस आए थे। चोर! चोर! रामू उनकी ओर बढ़ा। तभी दोनों चोरों ने रामू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्वेता घबरा गई और भूतनी बहन को जोर से पुकारा, बहन! तुरंत भूतनी वहां आ गई और उन चोरों को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। इससे वे चोर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस भूतनी को देखकर रामू हैरान हो गया। श्वेता ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैंने मजाक में लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हमारे घर में ही रहिए। श्वेता और शैतान को तो जैसे मुंह मांगी मुराद। ये कहानी है कृष्ण और रवि नाम के 2 दोस्तों की। वे समुद्री डाकू थे। दोनों दोस्त नाव का उपयोग करके समुद्र में यात्रा करने वाली दूसरी नावों पर हमला करते थे। फिर वे उन नावों में यात्रा करने वाले लोगों को धमकाते थे और उनसे उनकी चीजें और पैसे लूट लेते थे। एक दिन कृष्ण ने रवि से कहा, अरे रवि, हम कब तक नावों में इस तरह की छोटी छोटी लूट करते रहेंगे यार? एक ऐसा बड़ा हाथ मारना चाहिए कि फिर डकैती करनी ही ना पड़े। तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ। हाँ कृष्णा, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। नाव नहीं, अगर हम बड़े जहाजों पर हमला करें और उनका माल असबाब लूटे तो फिर उन्हें बेचकर हम अमीर बन सकते हैं मेरे दोस्त। इस तरह वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और समुद्र किनारे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक जगह एक फिल्म की शूटिंग चलती दिखी। वहां वे एक बहुत बड़ी खिलौना मछली के साथ सीन शूट कर रहे थे। ये देखकर, यार मुझे एक आइडिया आया है। वो क्या? बता। तुमने देखी वो खिलौना मछली? अगर हम उस खिलौना मछली को चुराकर समुद्र में ले जाएं, तो रात में इस दानव आकार मछली को देखकर जहाज में मौजूद लोग निश्चित रूप से डर जाएंगे और जहाज को रोक देंगे। फिर हम उस जहाज में दाखिल हो सकते हैं और उनका माल असबाब चुरा सकते हैं। उसके बाद हम उस सामान को मछली में भरकर वापस आ सकते हैं। बोलो,
कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा आइडिया है मेरे दोस्त। फिर उस रात जब कोई नहीं था, दोनों दोस्तों ने उस खिलौना मछली को चुरा लिया और उस मछली में घुस गए। फिर वे उस मछली को समुद्र में ले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़े जहाज को आते देखा और उसके सामने खिलौना मछली लेकर गए। उस जहाज के कप्तान ने मछली को देखा तो डर गया। और नहीं, वो एक अजीब मछली की तरह दिखती है। इस बीच उस मछली के अंदर बैठे कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से सारी चीजें डाल, वरना मैं एक बार में पूरे जहाज को निकल जाऊंगी। इससे वो कप्तान घबरा गया और एक एक करके सारी चीजें उस मछली को देने लगा। कृष्ण जो उस मछली के अंदर था उन चीजों को लेता गया और उस मछली के पिछले हिस्से में फेंकता गया। लेकिन तभी एक और विशाल जहाज वहां आ गया। उस जहाज में एक पुलिस अधिकारी था। उसने कहा, यह बहुत अजीब है, निश्चित रूप से यह असली मछली तो नहीं है, कोई धोखेबाजी कर रहा है। कौन है वहां? कौन है? कृष्ण ने सुना तो घबरा गया। मुझे लगता है कि वो एक पुलिस अधिकारी है, मुझे यहां से भागना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने उस खिलौना मछली को तेजी से समुद्र से बाहर निकालना चाहा। लेकिन जहाज में पुलिस अधिकारी वो भी तेजी से आगे बढ़ा और उनका पीछा किया। किनारे पर पहुंचते ही वे खिलौना मछली से बाहर आए और भागने लगे। पुलिस अधिकारी ने दोनों दोस्तों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तब उसे सच्चाई का पता चला और उसने उनकी खूब पिटाई की। फिर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। बेचारे रवि और कृष्णा, सोचा कुछ और हो कुछ और ही गया। अब गलत काम किया है तो सजा तो भुगतनी ही होगी।